आश्चर्य होता है ना कि उनके जैसा खुश मिजाज आदमी, विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराने वाला इंसान इस कदर टूट जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। पर वह नाश्ता करके दफ्तर जाने की तैयारी में था कि फ़ोन की घंटी बजी। दीपक बड़े ही कातर स्वर में बोला, मिलिंद भैया नहीं रहे। कल रात उन्होंने जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं। लंच बॉक्स मेज पर रखकर मैं स्तब्ध सा बैठ गया। सीमा कमरे में आई। 11 बज रहे हैं, आपको दफ्तर नहीं जाना? उसने पूछा। बहुत बुरी खबर है सीमा, मिलिंद बाबू नहीं रहे। कैसे, कब? इन शब्दों के साथ वह मुझे देखती रह गई। आश्चर्य होता है ना कि उनके जैसा खुश मिजाज आदमी, विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराने वाला इंसान इस कदर टूट जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। पर खैर, तुम तैयार हो जाओ, बच्चों को पड़ोसी के यहाँ छोड़ देते हैं। मम्मी पापा, आज आप लोग दफ्तर नहीं जा रहे? बेटी ने पूछा। नहीं बेटे, आज हम और तुम्हारी मम्मी दफ्तर नहीं जा रहे। हम 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। आप और भैया श्रीवास्तव अंकल के यहाँ रहना। रिक्शा आने पर स्कूल चले जाना। अब आप लोग जल्दी से नाश्ता कीजिए। मैं मुस्कुरा दिया। वे दोनों भी मुस्कुराते हुए चले गए। जिस दिन से मिलिंद बाबू सस्पेंड हुए थे, अंदर से टूट चुके थे। लोग झूठी सांत्वना देते हुए कहते ज़रूर थे, आप चिंता क्यों करते हो, सस्पेंड होना तो आजकल आम बात हो रही है, आप जल्दी ही बहाल हो जाएंगे। ऐसे शब्द क्षणिक राहत तो देते थे, पर लोग आंखों ही आंखों में जो व्यंग बाण चलाते थे, वे उन्हें अंदर से आहत कर देते थे। इनमें से ऐसे कई लोग थे जो अपना काम कराने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते। इनमें कई रिश्तेदार भी शामिल थे, जिनकी नौकरियां लगवाने के लिए उन्होंने कई बार अपने संबंधों का गलत फायदा उठाया था। आज वे रिश्तेदार भी उन्हें व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते थे। औरों की उपेक्षा तो वे सहन भी कर लेते, पर अपने ही घर के सदस्यों का उनके प्रति ठंडा व्यवहार उन्हें ज़्यादा आहत कर गया। जब तक सस्पेंड थे तो वह यही सोचकर राहत की सांस लेते थे कि जल्दी ही बहाल हो जाएंगे, पर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ तो उनकी व्यथा की सीमा ही नहीं रही। जब 5 वर्ष पूर्व बड़े बेटे नितिन की शादी एक समाजसेवी मेहता जी की बेटी से तय हुई थी तो उन्होंने कहा था, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आपके जैसे घर में बहू बनकर जाएगी। मिलिंद जी समझ रहे थे कि मेहता जी को उनका संस्कारशील परिवार नहीं बल्कि शानदार बिल्डिंग, बड़ा सा फार्म हाउस, 4 प्लॉट नजर आ रहे थे और अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य भी। तो रीमा जब बहू बनकर आई तो उसने मिलिंद जी को हमेशा सम्मान दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास अपार संपत्ति है जिसका एक बड़ा हिस्सा उसके पति को भी तो मिलने वाला है। मिलिंद जी कॉलेज में मुझसे सीनियर थे और छात्रावास में उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था। वे बहुत प्रतिभाशाली थे। जब भी उनके रूम में जाता उन्हें महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते ही देखा। गांधी जी की विचारधारा में उन्हें बहुत विश्वास था। कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, पर अफसोस की बात है कि आनंद जी को उनके आदर्शों से हटाकर पतन की ओर ले जाने वाली रीटा भाभी का बड़ा हाथ रहा। वे एक निम्न मध्यम परिवार की युवती थी। बचपन से ही उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया था। बड़ी ही मुश्किल से बीए पास कर पाई थी, पर जब मिलन जी से विवाह हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। किंतु विवाह के बाद मिलन जी के सादगी भरे जीवन को देखकर वे उदास हो गई, क्योंकि सादगी भरा जीवन तो वो जीना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने मिलन जी पर ऊपर की कमाई करने के लिए दबाव डालना चाहा, पर आरंभ में मिलन जी को उनके आदर्शों से डिगाने में उन्हें सफलता न मिली। पर राशि और अनुपम के जन्म के बाद उन्हें महसूस हुआ यदि उन्होंने आमदनी नहीं बढ़ाई तो अपने बच्चों के लिए मनचाही सुविधा अर्जित न कर पाएंगे। इसलिए वह रोज मिलन जी को उनकी कम कमाई के लिए ताना देने लगती। रोज रोज के तानों से परेशान मिलन जी तनावग्रस्त रहने लगे। अंततः उन्होंने रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। शुरुआत 500 रुपये के लिफाफे से हुई और फिर एक बार जब हिचक खत्म हुई तो वे रिश्वत हजारों रुपए में लेने लगे। अब घर में सुख सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध थी। रीटा जेवरों से लद गई, बच्चे मारुति कार से स्कूल जाते, पर मिलिंद जी अपराध बोध से ग्रस्त थे। वे रोज रात को क्लब जाते और ड्रिंक लेते। इसी बीच एक और बेटी कोमल का जन्म हो गया। सब खुश थे, पर मिलिंद जी चैन की नींद खो चुके थे। रात को सोने के लिए उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती, पर जब कुछ ही वर्षों में रिश्वत लेने के आदी हो गए तो उनका सारा तनाव जाता रहा। वे सुख सुविधा से भरे भौतिक जीवन के रंग में रंग गए।
मित्रों की बैठक में उनके ठहाठे गूंजने लगे। पहले जब हम दोनों उनके घर जाते तो वे उत्साहपूर्वक मिलते थे, पर 2-3 बार से ही हमने महसूस किया कि वे हमसे उखड़ा उखड़ा सा व्यवहार करने लगे हैं। शायद इसलिए कि पद के हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो गई। मेरी तो उस समय कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी। पत्नी सीमा ने भी रीटा भाभी के व्यवहार में ठंडापन महसूस किया, सो हमारा उनके यहाँ आना जाना बहुत ही कम हो गया। फिर वह दिन भी आया जब दोनों बेटियों राशि और कोमल की शादी हो गई। शादियाँ धूमधाम से हुई। निमंत्रण पत्र मिलने पर हम दोनों भी शादी में शरीक हुए। सुना कि 10-10 लाख रुपए तो शादी की पार्टियों में ही खर्च हो गए थे। कुल कितना खर्चा हुआ होगा, इसकी कल्पना भी मेरे जैसा मध्यम वर्गीय व्यक्ति नहीं कर सकता। 25 वर्ष पूर्व का एक प्रसंग याद आ गया। एक दिन छात्रावास में प्रेमचंद की एक कहानी का जिक्र होने पर उन्होंने कहा था, वाकई पैसे वालों के घर बेटी ब्याहने की बजाय दहेज से उनका घर भरने की अपेक्षा बेटियों का हाथ गरीब लेकिन स्वाभिमानी और स्वावलंबी युवकों के हाथ में देना बेहतर है। वहीं मिलन जी अब कितने बदल चुके थे। राशि और कोमल की विदाई के समय जब वे गहनों में चमक रही थी तो मिलन जी की मुख मुद्रा में सौम्यता और स्नेहशीलता कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक बेटे निरिन को उन्होंने गैस की एजेंसी दिलवा दी तो दूसरे बेटे कमल ने मेडिकल स्टोर खोल लिया। संपन्न परिवार की 2 सुंदर युवतियां पुत्रवधू के रूप में परिवार में आ गई। मिलन जी को महसूस हुआ कि जैसे वे संसार के सबसे सुखी इंसान बन गए हैं, पर पाप का घड़ा फूट ही जाता है। उनकी आर्थिक अनियमितताएं प्रकाश में आई और एक दिन अचानक मिलन जी सस्पेंड हो गए। प्रकृति ने एक झटके में उनका सारा सुख हर लिया। पैसा अब भी बहुत था, पर सम्मान न रहा, प्रतिष्ठा खत्म हो गई। ऐसे में परिवार के सदस्य भी स्नेह का स्पर्श देने को तैयार नहीं थे। सस्पेंड होकर जब घर आए तो पत्नी रीटा की पहली प्रतिक्रिया थी, लोग आटे में नमक के बराबर भ्रष्टाचार करते हैं, पर तुमने नमक में आटा मिलाना चाहा। तुम्हें सेफ गेम खेलना चाहिए था, तुम में चालाकी है ही नहीं। मेरी तो किस्मत फूट ही गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पैसे को सर्वोपरि मानने वाली पत्नी का गिरगिट की तरह रंग बदलते देख वे हैरान रह गए। जब वे ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे तो पत्नी ने ही उन्हें रिश्वत लेने के लिए उकसाया, और अब जब बेईमानी से इकट्ठे किए हुए धन के कारण संकट में फंस गए तो अब उन्हें ही कोसा जा रहा है। जब तक रिश्वत के रुपयों से भरे लिफाफे आते रहे, पत्नी और बहुओं के लिए लेटेस्ट डिजाइन के जेवर बनाते रहे, तब तक वे सबके प्रिय बने रहे। पर अब जब सस्पेंड होकर नौकरी जाने की नौबत आ गई तो घर के सभी सदस्य उन्हें ही कोस रहे हैं। गलत ढंग से धन उन्होंने क्या अपने लिए अर्जित किया था? कॉलेज के दिनों में भी उन्हें कोई गलत शौक नहीं था। सिगरेट और शराब की लत तो दूर, उन्हें महंगे कपड़े पहनने तक का शौक नहीं था। यह सब सोचते सोचते निश्चित रूप से मिलिंद जी व्यथित हुए होंगे। मिलिंद जी के घर जाने से पूर्व मैं जिस हृदय विदारक दृश्य की कल्पना कर रहा था वह वहां पहुंचकर देखने को मिला ही नहीं। रीटा भाभी के अलावा कोई विशेष दुखी नजर नहीं आ रहा था। दोनों बेटियां राशि और कोमल माँ को संभालते हुए कह रही, काश वे अंतिम समय में अपने पापा से मिल पाती। इन दोनों बेटियों ने पिछले 6 महीने में पापा से मिलना तो दूर, उन्हें सहानुभूति का एक पत्र भी न लिखा था। मिलिंद जी के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि कोमल का 2 माह पहले फ़ोन ज़रूर आया था। तब उसने माँ से कहा था कि जब से पापा सस्पेंड हुए हैं उनकी विभागीय जांच शुरू हुई है। ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पति और सास ससुर मुझ पर कटाक्ष करते हैं कि पापा को इतना लोभ नहीं करना चाहिए। दिनेश से यह सब सुनकर मैं सोच रहा था कि इस बेटी ने अपनी शादी के समय लाखों रुपए खर्च होते समय तो पिता से यह नहीं पूछा कि इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। उसने यह भी नहीं कहा कि आप इतना खर्च मत कीजिए। उस समय तो वैभव का प्रदर्शन सुखद लग रहा होगा। उसने सोचा होगा कि भरपूर दहेज लाने से ससुराल में दुलार और सम्मान मिलेगा। काश अपने पापा से एक बार कहा होता कि मेरे लिए गलत ढंग से अर्जित धन खर्च मत कीजिए, तो संभवतः पापा की चेतना जागृत होती। राशि ने तो फोन पर पापा से ही कहा, पापा आपने यह क्या किया? आपकी इस हरकत के कारण ससुराल वालों के सामने मेरा सिर झुक गया। निश्चित रूप से बेटी के इन कटु वचनों को सुनकर मिलिंद जी स्तब्ध रह गए होंगे। जब 2 वर्ष पहले दामाद को उपहार में मारुति कार दी थी, तब तो राशि ने यह नहीं सोचा कि मारुति कार देने के लिए पापा के पास पैसा कहाँ से आया। पापा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, पर तब तो उसे पापा संसार में सबसे प्रिय लगे होंगे, जिन्होंने मारुति कार देकर ससुराल में उसका मान बढ़ाया। आज उनके द्वारा पापा की याद में आंसू बहाए जा रहे थे, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए
मेरे सामने बैठे दोनों दामाद मिलन जी की महानता का राग अलाप रहे थे। उन्होंने हमेशा मुझे पिता जैसा स्नेह दिया। इसी स्नेही दामाद ने 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हारे पिता के अनैतिक आचरण के कारण मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ऐसे आदमी को तो ससुर कहने में मुझे शर्म आती है। दिनेश ने बताया कि उस दिन बहू ने अपने व्यंग बाणों से मिलन जी को आहत कर दिया था। बड़े बेटे नितिन ने पत्नी से पूछा, तुम्हारे भाई की शादी है, पर अपने यहाँ तो निमंत्रण पत्र नहीं आया। बहू ने अजीब सी मुख मुद्रा बनाकर कहा, ससुर जी के कारनामे प्रदेश के सभी अखबारों में छप चुके हैं। उन्हें बुलाकर अपनी जग हंसाई करवानी है क्या? मिलिंद जी तब बेडरूम की ओर जा रहे थे। बहू की बातें उनके दिल को चुभ गई और उनकी आंखें भर आई। आज वही बहू आंसू बहाते हुए कह रही थी, मेरे प्रति उनका बेटी जैसा स्नेह मैं आजीवन नहीं भूल सकती। आज मिलिंद जी की मृत्यु को 1 वर्ष बीत चुका। रीटा भाभी बेटे बहू पोते पोतियों के बीच सुख से रह रही है। दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही हैं। मिलिंद जी ने आत्महत्या कर पूरे परिवार को तनाव और शर्मिंदगी से बचा लिया। हमारे समाज में मृतक व्यक्ति की आलोचना नहीं की जाती, इसलिए मिलिंद जी के अनैतिक आचरण का अब कोई जिक्र नहीं करता। पूरा परिवार उनके द्वारा अर्जित धन का आराम से उपभोग कर रहा है, क्योंकि अब उन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने वाला नहीं है। मिलिंद जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भी मैं उन्हें भुला नहीं पाया। आदर्शवाद से डिगे एक इंसान की मृत्यु से मेरा मन व्यथित है। काश हम इस सच को स्वीकार कर पाते कि यदि हम अपने परिवार के लिए अनैतिक साधनों से धन अर्जित करते हैं तो परिवार के सदस्य अवश्य उस धन से प्राप्त सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे। पर यदि हम पर कोई लांछन लगाता है तो संकट के दौरान हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं देगा।